लिया शहर में मुतादिद तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार। पुरानी मवेशी मंडी से चक शहबाजाबाद को जाने वाली सड़क नामुकम्मल। सड़क पर ठेकेदार पत्थर डालकर गायब, लोगों को मुश्किलात का सामना। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिर सरफराज से। जी बिल्कुल जी, लिया में शुरू किए जाने वाले तरक्याती मनसूबे जो हैं उनमें से बाद मनसूबे ऐसे हैं जिन पर तरक्याती काम स्टॉप कर दिए गए, जिस वजह से शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। अगर बात की पुरानी मवेशी मंडी से लेकर जो सड़क गुजरती है फकीर वाली तक, शहबाजाबाद चक शहबाजाबाद तक, उस सड़क को उखाड़ कर असर नौ बनाने के लिए काम का आगाज किया गया, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद ये सड़क जो ताहाल नामुकम्मल है। पत्थर डाले गए हैं, जो पत्थर जो है वो उखड़ कर शहरियों को लगते हैं। शहरी जहाँ जख्मी होते हैं वहीं पर हादसा में इजाफा हो रहा है। कुछ शहरी मुझे उनसे बात भी करते हैं। भाईजान कितनी मुश्किल थी नहीं भैया? ये बहुत मुश्किल थी ये सैयद रफाकत शाह गिलानी साहब का मनसूबा है। पता नहीं कि ठेकेदार कितना मदी चाह के निकल गए। मोटरसाइकिल पंचर थी वञनि, गड्डियां पंचर थी वञनि, बहुत मुश्किलात का सामना है कि असां गुज़ारिश करेसूं इंतजामिया को कि सारा ये रोड जो है जल्द से जल्द तकमील को पहुंचा वञे। मुकम्मल की चाचो तुस रसो कितनी मुश्किल थी नहीं गुजरते हुए जख्मी बंद? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं सही। असां अपील करें न गवर्नमेंट को कि जल्द अज जल्द को मुकम्मल करो। ते नाल दूजी एक तजवीज़ ही देने कि इंदा पानी का जड़ा बारिश दे किते नहीं दा रोको नहर वाले पासे कीता वंजे, जबकि दूजी साइड दे उते सारी सड़क वाला ढांदी वेंदी है। इन वास्ते मेहरबानी करके कोई जल्दी भी बनाओ ते नाल कोई मनसूबे नाल ही बनाओ। बिल्कुल जी, यहाँ पर मुतालबा किया जाए पानी अच्छे अंदाज से बनाया जाए। भाईजान तुसा क्या सो सर जी जो है कि जल्द और जल्द बनाई वंजे। मोटरसाइकिल ही पंचर से और शहरों को पत्थर भी लगे दिन जल्द पत्थर जल्द लगे? भैया तुम्हारा क्या मुतालबा है? जाने था बहुत मुश्किल थी गुजरण किते ट्रैफिक का मसला थी, लेकिन इतना जल्द जल्द बनाई वही। और बिल्कुल यहाँ पर शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि सड़क जब तक नहीं बनाई जाती तब तक जो है पानी का छिड़काव भी सड़क पर किया जाए, और साथ साथ जो पत्थर उखड़े हुए हैं उनको सेट किया जाए, ताकि जब गाड़ियाँ ट्रैफिक जहाँ से गुजरती है तो पत्थर उखड़ कर शहरों को लगती है। जैसे कई शहरी जो जख्मी हो चुके हैं, मुतालबा किया जाए सड़क बनाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया जाहिर सरफराज आपका हमें अपडेट करने के लिए।
کو سیاست کی تحریک انصاف کے پارٹی ٹکٹس کا معاملہ پارٹی ٹکٹ جاری ہونے کے بعد رہنماؤں میں اختلافات کم نہ ہوئے۔ اعجاز جنجوعہ کی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے اعلان پر پارٹی میں تقسیم۔ ضلعی صدر پی ٹی آئی خالد جاوید ورائچ اور سابق ضلعی صدر اعجاز جنجوعہ آمنے سامنے۔ مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ آج بالکل تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے اپنے پارٹی ٹکٹس دے دیے گئے۔ پارٹی ٹکٹس کے بعد پارٹی کے اندر اختلافات بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ کئی جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے آزاد حیثیت کے اندر پارٹی امیدواران کے خلاف الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا اور باقاعدہ کیمپین بھی شروع کر دی۔ اس حوالے سے ان رہنماؤں کو منانے کے لیے یا پارٹی پالیسی کے خلاف جانے کے لیے تحریک انصاف کے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے؟ اس وقت ضلعی صدر تحریک انصاف خالد جاوید ورائچ ہمارے ساتھ موجود سے بات کریں گے۔ ورائچ صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر اعجاز حسین جنجوعہ سابق ضلعی صدر بھی رہے اور پارٹی کے ساتھ ایک درینہ ان کا تعلق ہے، اسی طرح رانا عبدالجبار صاحب ہیں، حسن الزئی صاحب ہیں، ایسے کئی نامور پارٹی کی شخصیات ہیں جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکی ہیں اور اپنے امیدوار کے خلاف کیمپین پر بھی جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس باری عمران خان صاحب نے ایک ایک حلقے کو ڈسٹرکٹ کی پارلیمانی بورڈ میں ڈسکس کیا۔ اس بورڈ کا میں بھی حصہ تھا اور ہر طرح سے ہر پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ بالکل میرٹ کی بنیاد پہ ٹکٹ دیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ٹکٹ تبدیل ہوا؟ 2 جگہوں پہ ہمارا کینڈیڈیٹ اپنا چلا گیا، رانا قاسم نون شجاع آباد سے، اور ظہیر الدین الزئی صاحب نے خود کہا کہ میں سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ ظاہر ہے جہاں ایک کینڈیڈیٹ چلا جائے تو وہاں ایک نیا کینڈیڈیٹ لینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ساری ٹکٹیں ریپیٹ ہوئی ہیں۔ ریپیٹ کیوں ہوئی ہیں؟ یہ سارے لوگوں نے اپنے حلقوں میں کام کیا، ڈیولپمنٹ فنڈ کروائے، حلقے میں پریزنس رکھی، تو ان کو میرٹ کی بنیاد پہ دے دیا گیا، کوئی پیسہ اس میں انوالو نہیں ہوا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں اپنا جنجوعہ صاحب اور رانا جبار صاحب کی، یہ دونوں پارٹی فیس ہیں، پارٹی میں کھڑے ہیں۔ رانا جبار صاحب کو 2 دفعہ ٹکٹ دی گئی تھی، اس کے بعد خود اس حلقے میں مخدوم صاحب آ گئے اور وہ وہاں سے پھر زین قریشی صاحب دوبارہ منتخب ہو گئے۔ اب ایک وہاں سٹنگ ایم پی اے ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ سٹنگ ایم پی اے کی جگہ پہ اگر آپ دوسرے کینڈیڈیٹ کو دیں گے تو کیا وہ زیادتی نہیں ہوگی؟ یہ اگر تنقید بنتی تھی تو پہلے بنتی تھی۔ جنجوعہ صاحب مجھے بتائیں کہ کون سا حلقہ تھا خالی جہاں وہ کام کر رہے تھے اور انہوں نے 5 سال کام کیا ایز اے کینڈیڈیٹ اور اب ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی؟ جنجوعہ صاحب کے لیے میرا وہ بھائی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حلقہ پکڑیں اور وہاں پہلے کام کریں۔ میرا تو یہ ہے کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب مجھے 2013 میں ٹکٹ نہیں ملا تھا تو کیا میں آزاد حیثیت میں لڑا؟ حالانکہ اس حلقے میں میرا کام تھا، میں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا، ہم اس کو اوبے کیا۔ اب یہ لوگ پارٹی حلقوں میں کام جب تک نہیں کریں گے، اپنی پریزنس نہیں رکھیں گے، اپنی ٹیم کھڑی نہیں کریں گے تاکہ فضا بنائیں کہ یہ ڈیزرو کریں پہلے، تو انشاءاللہ پارٹی کے ٹکٹوں کے فیصلے بالکل ٹھیک ہوئی ہیں۔ یہ دونوں پارٹی فیس ہیں، انشاءاللہ عمران خان صاحب ان کو اوبلائج کریں گے۔ لوکل باڈیز میں کر سکتے ہیں، بعد میں سینٹ کے الیکشن آنے ہیں وہاں کر سکتے ہیں، اور سیٹیں ہوتی ہے، کوئی ایڈوائزر بن سکتے ہیں، تو لہٰذا ان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی آزاد حیثیت میں لڑے گا۔ وہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے کہ کوئی آزاد حیثیت میں الیکشن نہ لڑے۔ یہ ناراض کارکن رابطے میں ہیں اس وقت؟ رابطے میں ہے، اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو آج خبر دے رہا ہوں، روہی چینل پہلی دفعہ بریک کرے گا، ان میں کوئی آزاد حیثیت میں الیکشن نہیں لڑے گا۔ یہ پارٹی کے فیصلے کی پابندی کریں گے اور پارٹی کا جو بھی ٹکٹ ہولڈر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آج بالکل ضلعی صدر تحریک انصاف خالد جاوید ورائچ کا کہنا ہے کہ ناراض پارٹی کارکنان کو منا لیا جائے گا۔ تمام کارکنان جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، ٹکٹ کے فیصلے پارٹی نے درست کیے ہیں اور کوئی بھی ناراض رہنما جو ہے وہ پارٹی کے خلاف آزاد حیثیت میں الیکشن نہیں لڑے گا۔ جی بہت شکریہ جنید انور آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے، ایف بی آر میں گریڈ 17 سے 20 تک کے افسران کے تقرر و تبادلے۔ گریڈ 19 کے ظاہر محمود کمشنر آر ٹی او ملتان زون میں تعینات۔ گریڈ 19 کے کاشف اظہر کمشنر ایل ٹی او زون 4 ملتان تعینات۔ گریڈ 19 کے محمد علی ایڈیشنل کمشنر آر ٹی او سرگودا تعینات۔ دیگر تمام افسران کو بھی مختلف شہروں میں تعینات کر دیا گیا۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو، ایف بی آر میں گریڈ 17 سے 20 تک کے افسران کے تقرر و تبادلے۔ گریڈ 19 کے ظاہر محمود کمشنر آر ٹی او ملتان زون میں تعینات۔ گریڈ 19 کے کاشف اظہر کمشنر ایل ٹی او زون 4 ملتان تعینات۔ گریڈ 19 کے محمد علی ایڈیشنل کمشنر آر ٹی او سرگودا تعینات۔ دیگر تمام افسران کو بھی مختلف شہروں میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور اب رخ کرتے ہیں میلسی کا، تجاوزات مافیا کا راز برقرار۔ ریلوے پھاٹک سے تھانہ صدر چوک
खंडरू चौक से यासिर शहीद चौक और कॉलोनी चौक से मुल्तान रोड तक तजावुजात की भरमार, शहरियों का गुजरना महाल हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल समद चौधरी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेलसी के कायद-ए-आज़म रोड पर मौजूद हूँ। मेलसी शहर जो है वो इस वक्त तजावुजात माफिया के शिकंजे में आ चुका है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है, ख़ास तौर पर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो जिस वक्त यहाँ से गुजरते हैं तो उस वक्त शदीद रश की वजह से कायद-ए-आज़म रोड पर फाटक से थाना सदर तक हाफ किलोमीटर के करीब ये एरिया बनता है। यहाँ से 1 घंटे से ज़्यादा लगता है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं। शाह साहब, आप प्रेसिडेंट भी हैं मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान के, एज ए शहरी भी हैं, आप भी इसी रोड से गुजर कर आते हैं, आपको पता है कितना रश यहाँ पर होता है, शहरी परेशान है, क्या कहेंगे इस हवाले से? कायद-ए-आज़म रोड मेलसी की मेन शाहरा है जिस पे तकरीबन डेली बहुत कसीर तादाद में लोग गुजरते हैं और इस शाहरा पर रेडी वालों का और फट्टे वालों का एक कसीर तादाद मौजूद है। हमने इसके लिए इंतज़ामिया से कई बार रिक्वेस्ट की है कि कोई मरबूत राय अमल बनाया जाए और जिससे हमारा मकसद ये नहीं है कि रेडी और फट्टे वालों का बिजनेस मुतासर हो। हम ये कहते हैं कि आम लोगों को भी सहूलत मैसर होनी चाहिए और इनको एक तयशुदा तरीके के साथ एक येलो लाइन लगा के उसके अंदर जो है वो रहना चाहिए। मैं इसके साथ साथ अपने ताजर भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने सामने रेडी वालों को खड़ा करने से एक लिमिट में खड़ा करें और उनको बहुत ज़्यादातर रोड पे कब्जा करने की कोशिश ना करें। इंतज़ामिया से हमारी पहले बात हुई थी, ये ज़िला कौंसिल की हमारी जगह पड़ी है और इसके साथ साथ हमारे रेलवे क्रॉसिंग के साथ जो है रेलवे की जगह पड़ी है, वहाँ पे हम मॉडल रेडी बाज़ार बनाने के ख्वाहिशमंद थे। हम आज भी उसके लिए बतौर अंजुमन ताजरान अपनी काविश कर सकते हैं अगर इंतज़ामिया उसकी सरपरस्ती करे और इंतज़ामिया उसके लिए मरबूत लाए अमल बनाए तो बतौर अंजुमन ताजरान हम उसके साथ भरपूर तावन के लिए तैयार हैं। मुतअद्दिद बार इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात हो चुके हैं, मुतअद्दिद बार तजावीज़ भी जा चुकी हैं कि येलो लाइन और रेड लाइन लगा दी जाए ताकि तजावुज़ात माफिया से जान छूट सके, लेकिन मजाल है कि इंतजामिया टस से मस नहीं होती है। रही सही कसर ताजरों ने भी नहीं छोड़ी है। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दुकानों के आगे 10 से 12 फुट के पट्टे और उसके बाद रही सही कसर रेडी वालों ने रोड के एंड बीच जो है वो अपनी रेडियाँ खड़ी करके जो है वो पूरी कर दी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद आपका हमें अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान में रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को अपनी मंजिल पर बरवक्त पहुंचने में मुश्किलात का सामना। कराची से सियालकोट जाने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे लेट पहुंची। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, ट्रेनों के मुतासर शेड्यूल के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल रहीम यार खान की रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की तमाम ट्रेनें सुस्त रवि से पहुंचने लगी। ऐसे लगता है कि ट्रेनों का जो पहिया वो मुकम्मल तौर पे जाम हो चुका है और कचरे की रफ्तार से पहुंचने वाली ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए मुसाफिरों को कई घंटे रेलवे स्टेशन पर इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ता है। रहीम यार खान की रेलवे स्टेशन पर मुतासरा ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से देखा जाए तो कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे बाद पहुंची है। कराची से हवेली जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस 3 घंटे बाद पहुंची है। कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 1.5 घंटे बाद पहुंची है। कराची से लाहौर जाने वाली फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे की ताखिर से पहुंची है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली जो तेजगाम एक्सप्रेस है 1.5 घंटे बाद पहुंची है, जबकि कराची से पिशावर जाने वाली खैबर मिल एक्सप्रेस 1.5 घंटे बाद पहुंची है। तमाम की तमाम ट्रेनें जो है वो ताखीर का शिकार हैं और एक मामूल बन चुका है जिससे मुसाफिर परेशान है। मुसाफिरों का ये मुतालबा वफाकी वज़ीर रेलवे से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए ताकि जो मुसाफिर हैं वो अपनी मंजिल पर बर वक्त पहुँच सकें और इसके साथ साथ जो सहूलियात होती है रेलवे के उनमें भी इजाफा किया जाए ताकि जो उनकी तमाम तर बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र कपास के काश्तकार हो जाएं होशियार, माहिरीन ने ज़राअत की बारिश की सूरत में बिजाई ना करने की हिदायत। मज़ीद जानते हैं अली रियाज से, जी बताएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के साथ साथ मुल्तान डिवीज़न में अगर बात की जाए तो इस वक्त सबसे अहम जो हॉट टॉपिक जो है वो कपास का एक तरफ जहाँ हुकूमत की जानिब से ये टारगेट की मुकर्रर किया गया कि 50 लाख एकड़ के करीब जो है सुबह पंजाब में जो है कपास काश्त होगी। तो हम अगर मौसम से जायज़ा लिया जाए तो इन दिनों में बारिशें बरसने का सिलसिला जारी, तो दूसरे दिनों में बारिशें बरसे तो इस मामला सूरत हाल में जब नमी का तनासब बढ़ रहा है तो काश्तकार जो है क्या हिफाजत इकदाम करें, ज़मीन की तैयारी से लेकर खासतौर पर जो मौसमी सूरत हाल है उसकी क्या हिफाजत करनी चाहिए, तफसीलात जानने से डॉक्टर समुद्र मुल्तान से पूछे। सर क्या कहना चाहेंगे, मौसमी सूरत के पेश नज़र काश्तकार जो हैं क्या हिफाजत इकदाम करें कपास की बिजाई के लिए? जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें वेदर की अपडेट लेना बहुत ज़रूरी है। फार्मर के लिए बहुत आसान है, अब अगर सिर्फ मोबाइल के ऊपर जो ऐप्स हैं वेदर की, कम अज़ कम उसको देखते हुए एक तो अपडेटेड रहें वेदर के हवाले से। उसमें उनको फ़ायदा ये होगा, फ़र्ज़ करें कि उन्होंने सोइंग कर दी है, अगले दिन बारिश हो गई है तो वो करंट की वजह से उनको ज़ाहिर है जर्मिनेशन का बहुत ज़्यादा इशू आएगा, फिर उनको गैप फिलिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन दिनों में जिसमें कि अनएक्सपेक्टेड
जो वेदर है जिसमें बारिशें हो रही हैं, तो बारिश की अपडेट लेना बहुत ज़रूरी है वो जब सोइंग करने जा रहे हैं, कम से कम उससे उस दिन की और उसके अगले दिन की, ताकि हमारे पास कोई ऐसा इशू ना आए जिसकी वजह से हमारी जर्मिनेशन और ओवरऑल क्रॉप जो है वो अफेक्ट हो। नंबर 2, अगर तो क्योंकि इस वक्त सोइंग इतना ज़रूरी है कि एक एक दो दो दिन बहुत कीमती है, जो अर्ली सोइंग हो चुकी है इस वक्त बहुत सारे इलाकों में कॉटन इवन फ्रूटिंग स्टेज पे जाना शुरू हो रही है, तो हमें हर दिन बहुत कीमती है। इस लिहाज से आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीके से सोइंग की जा रही है। यानी हमारे यहाँ जैसे हम बेड पे कर रहे हैं, ये हमारा प्लॉट है जो हम चाइनीज़ के साथ मिल के लगा रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे इलाकों में ड्रिल काश्त भी की जाती है या खेलों में काश्त की जाती है, तो वो अपनी ज़मीन के हवाले से ये डिसाइड फार्मर करे, लेकिन जो वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लोग हैं उनके साथ मशवरा करते हुए वो अपनी ज़मीन की तैयारी करे कि अगर बारिशें नहीं रुक रही लेकिन हमें सोइंग करना बहुत ज़रूरी है, तो उस हवाले से क्या वो पानी पहले लगा के जैसे हम कर लेते हैं, या ये है कि उन्होंने सोइंग कर दिए, चोपे लगा दिए हैं और 2-3 घंटे बाद पानी लगा रहे हैं, तब भी कम से कम कंपनसेशन हो जाएगी। इसी तरह जब वो सोइंग कर ली है उन्होंने, तो तब भी वो अपना जो वहाँ पे उनके एग्रीकल्चर के लोग हैं, एक्सटेंशन के लोग हैं, इस वक्त सारे क्योंकि बहुत एक्टिव हैं, ओवरऑल हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इस पे फोकस कर रही है, तो उनसे मशवरा ज़रूर करते रहें वक्तन फ़वक्तन, ताकि उनको किसी किस्म का मसला ना आए। सबसे बड़ा मसला जो हमारे यहाँ इस वक्त है वो जर्मिनेशन का है पाकिस्तान में। हम जो चाइनीज़ काटन लगा रहे हैं इस वक्त हम आपके सामने लगाएंगे, हम सिंगल सीड लगाएंगे क्योंकि उसकी 100% जर्मिनेशन है, तो यहाँ पे हमें 3 से 4 सीड लगाने पड़ते हैं। अगर तो फार्मर को सोइंग करना ज़ाहिर ज़रूरी है बारिशें लगातार, तो करंट से बचने के लिए बेहतर है कि वो 1-2 सीड एक चोपे में ज़्यादा लगा दें, क्योंकि अगर 2-3 सीड यानी 4-5 सीड होंगे तो वो करंट को तोड़ के बाहर आने की सलाहियत रखते हैं, और अगर 2-3 सीड होंगे तो हो सकता है वहाँ पे जर्मिनेशन पूरी ना हो, तो गैप फिलिंग में फार्मर को बहुत ज़्यादा सीड लगाना पड़ेगा। गैप फिलिंग में बहुत ज़्यादा फार्मर को सीड लगाना पड़ेगा। माहिर आपसे कहा जा रहा है कि मौजूदा मौसमी सूरत में जो अगर कॉटन सोइंग के बाद सबसे पहले ये है कि मौसम को मद्देनज़र रखा जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि यही ज़मीन की तैयारी के बाद ये चीज़ें नोट की जाए कि किन मरहल अवामिल का ख्याल रखा है। और तीसरा सबसे अहम जो मौजू है वही बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। अलीपुर में कपास की काश्त का सिलसिला जारी। महकमा ज़राअत की जानिब से ज़्यादा कपास उगाव मुहिम के सिलसिले में किसानों को आगाही दी जा रही है। तहसील भर में 1,05,000 एकड़ पर कपास काश्त करने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं राना इमरान सईदी से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह तहसील अलीपुर में भी कपास की काश्त का आगाज़ हो चुका है। महकमा ज़राअत की जानिब से ज़्यादा कपास उगाव मुहिम के सिलसिले में जो है सेमिनार और किसानों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। महकमा ज़राअत की जानिब से जो है तहसील भर में जो है 1,05,000 एकड़ पर कपास काश्त करने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। हुकूमत की जानिब से जो है ज़्यादा कपास उगाव की मुहिम की भी हदायत जारी की गई है, जिसके बाद जो है किसान तबकों को जो है वो ये आगाही दी जा रही है कि भी अपनी ज़मीनों में जो है कपास जो है वो काश्त की जाए। दीगर अजनास के मुकाबले में जो है कपास की काश्त जो है ज़्यादा मुनाफा बख्श होगी। मेरे साथ इस वक्त किसान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आपने जो है कितने एकड़ पर कपास काश्त किया और आपका क्या इरादा था कपास से कबल काश्त करने? 70 एकड़ काश्त किया जी, लेकिन बीज अच्छा नहीं मिल रहा है। ये ज़राअत वालों का काम है, चेक करें वहाँ अच्छा बीज दिला दें, अच्छी काश्त हो जाए, हमारा पैसा बच जाए। ज़ाया हो रहा है फसल, टाइम भी ज़ाया हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। मेहरबानी यही पहले चीज़ है। आपका क्या इरादा था अगर कपास? इससे पहले हमारा इरादा यही था कि तिल्ली काश्त करने का गवारा, अच्छा, लेकिन ये जो है ना पड़ गए कपास में यही बीज अच्छा नहीं मिल रहा। बीज ज़राअत वालों का काम है, वो चेक करें, कोई अच्छा बीज दिला दें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना किसानों का कहना था कि भी हम जो है कपास काश्त कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो है ये आगाही मुहिम दी जा रही है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कपास काश्त की जाए, तो हमने जो है तिल की काश्त करने के बजाय जो है कपास काश्त किया। जहाँ पर किसान कपास जो है वो काश्त करते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं पर जो है इनका जो है ये तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि भी हुकूमत और महकमा ज़राअत जो है जो जेली अदवायात और नाकस बीज बनाने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो नोटिस लें और मार्केट में जो जाकर जो है अच्छे और जो मियारी बीज हैं उनका जो है। बहुत शुक्रिया राना इमरान सईदी आपका हमें अपडेट करने के लिए। और आपको हम खबर से अपडेट करेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ने घर से भागे 13 साला बच्चे को तहवील में ले लिया। मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन को जुल्करनैन नामी बच्चे के लवाहिकीन की तलाश। बच्चे को जना बस स्टैंड से हिफाजती
تحویل میں لیا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے لواحقین کی تلاش جاری ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو، چائلڈ پروٹیکشن نے گھر سے بھاگے 13 سالہ بچے کو تحویل میں لے لیا۔